हैं कि किसी आवेश के चारों ओर या आवेश के समुदाय के भी चारों ओर वह क्षेत्र होता है जिसमें वह आवेश दूसरे आवेश अथवा परीक्षण आवेश पर बल आरोपित करता है। इस प्रकार किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र या बल क्षेत्र जिसमें दूसरा आवेश बल का अनुभव करता है, उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र को अगर ग्राफी विधि द्वारा बल रेखाओं द्वारा ही निरूपित करते हैं, यानी बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र को ग्राफी विधि द्वारा प्रदर्शित करने की विधि है। इस प्रकार अब किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश है तो किस आवेश के समीप यदि दूसरा आवेश लाया जाता है तो वह यदि स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र है तो जिस मार्ग से गति करते हुए या तो वह आकर्षित होता है या प्रतिकर्षित होकर दूर जाता है तो उसके गमन पथ ही को क्या कहते हैं, बल रेखाएं कहते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है आपका, वह इमेजिनरी आपको लाइन है जिस पर कोई आपको एकांक धनावेश स्वतंत्र रूप से गति कर सकता है। अब यदि क्षेत्र की निरंतर क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र का मान बदल रहा है तो उसकी दिशा भी बदलेगी, यानी वक्राकार पथ होगा, और अगर मान नहीं बदल रहा है तो सतत रूप से वो अनंत की ओर अग्रसर होगी। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र आवेश एक परीक्षण आवेश स्वतंत्र रूप से गति कर सकता है, और इस बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। इस प्रकार अगर धन आवेश होगा तो धन आवेश अगर है कोई और उसके समीप अगर परीक्षण आवेश लाएंगे तो एक त्रिज्य वेक्टर के सदिश वो आपको अनंत की ओर अग्रसर होगा, उसको अनंत की ओर प्रतिकर्षित करेगा। इस प्रकार एक धन आवेश के कारण से बल रेखाएं वहां से अनंत की ओर जाती हुई आपको प्रतीत होती है, और अगर ऋण आवेश है तो आपको अनंत से उस ऋण आवेश की ओर उस बिंदु आवेश की ओर आती हुई आपको दृष्ट होती है। माने अगर धन आवेश है तो ये बल रेखाएं क्या होती है, उस बिंदु आवेश से प्रारंभ होकर के त्रिज्य वेक्टर के रूप में अनंत की सभी दिशाओं में आपको अनंत की ओर अग्रसर होती हुई दृष्ट होती है, और अगर ऋण आवेश होगा तो अनंत से उस बिंदु आवेश की ओर आती हुई दृष्ट होगी। लेकिन अगर एक धन आवेश है और दूसरा आपको ऋण आवेश है तो ये धन आवेश से चलते हुए वक्राकार पथ पर ऋण आवेश पर आपको समाप्त होती है। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि चुंबकीय रेखाएं जो होती है खींचेंगे तो वो आपको बंद कर्व का निर्माण करती है, लेकिन यह आपको धन आवेश से बल रेखाएं प्रारंभ होगी और ऋण आवेश पर जाकर के समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार ये बल रेखाएं हैं। एक धन आवेश होगा और ऋण आवेश होगा तो उस स्थिति में बल रेखाएं आपको ऐसे करके ये आकर के ऋण आवेश पर समाहित होती हुई प्रतीत होगी। तो इस प्रकार ये बल रेखाएं हैं। लेकिन अगर दो धन आवेश लें या दो ऋण आवेश लें तो इधर से बल रेखाएं आपको ऐसे करके आपको होंगे, लेकिन इस दोनों चूंकि आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल का प्रभाव ही होगा तो प्रतिकर्षण बल प्रभाव के कारण से बीच में ऐसे भी बिंदु होंगे जहां पर कोई बल रेखाएं गुजरती नहीं हैं। ऐसे बिंदु को ही, यानी कहने का मतलब कि जब दोनों वो ऐसा बिंदु जिन पर दोनों आवेशों का वैद्युत क्षेत्र समान हो जाएगा, उसका मान समान रहेगा, उस बिंदु पर ही क्या होगा, कोई बल रेखाएं नहीं गुजरेगी, और उसी को क्या कहते हैं, उदासीन बिंदु कहते हैं। तो यानी उदासीन बिंदु दो बराबर और विपरीत वैद्युत क्षेत्र के उपस्थित होने के कारण होता है, जिसका नेट आपका वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उदासीन बिंदु कहते हैं। यानी दो बराबर और विपरीत वैद्युत क्षेत्र अगर उपस्थित हों तो उस पर नेट वैद्युत क्षेत्र अगर शून्य होगा उस बिंदु पर तो वही आपको उदासीन बिंदु कहते हैं। अब दोनों धन है तो बीच में एक ऐसा बिंदु मिलेगा कि इसका वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी तो इसके बाद क्षेत्र की दिशा इधर होगी, इन परिणामी क्या होगा, आपको 0 हो जाएगा। तो वहाँ पर कोई बल रेखाएं गुजरती नहीं है।
अब बल रेखाएं की विशेषता देखा जाए तो ये बल रेखाएं लंबाई देख रहे हैं कि लंबाई दिशा में सिकुड़ने का प्रयास करती है। इसी कारण से माना जाता है कि विपरीत आवेश अगर है तभी वो लंबाई दिशा में, ये बल रेखाएं लंबाई की दिशा में सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखती है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि विपरीत आवेशों में आकर्षण बल पाया जाता है तथा लंबाई के लंबो दिशा में ये फैलने का प्रयास करती है। इसके कारण से स्पष्ट है कि जो समान आवेश होते हैं उसमें आपको प्रतिकर्षण का अनुभव होता है। और क्या देखे आपने कि इन बल रेखाओं किसी बिंदु पर बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि काटेगी तो वहाँ पर दो स्पर्श रेखाएं कटान बिंदु पर खींची जा सकती है और इसलिए दो क्षेत्र की दिशा होगी। वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, उसकी एक ही दिशा होती है, इसलिए निश्चित रूप से कभी ये बल रेखाएं एक दूसरे को काटेगी नहीं। और एक चीज़ ध्यान रखना, जहाँ बल रेखाओं की संख्या अधिक होती है वहाँ क्षेत्र प्रबल होता है और जहाँ बल रेखाओं की संख्या कम होती है वहाँ क्षेत्र दुर्बल होता है। इस प्रकार अगर +2 आवेश है और उसके पड़ोस में +q आवेश है और एक +2q आवेश है, तो 2q आवेश से बल रेखाओं की समझिए कि q आवेश की अपेक्षा दोगुने निकलेगी। यानी एक से अगर 8 बल रेखाएं दिखा रहे हैं तो दूसरी से आपको 16 बल रेखाएं निकलेगी, क्योंकि अगर आवेश का मान अधिक है तो उसे निकलने वाली बल रेखाएं उसी की तीव्रता में अधिक आपको प्राप्त होगी। फिर क्या बता रहे थे कि जहाँ बल रेखाओं की संख्या अधिक होती घना है, इसके मतलब क्षेत्र प्रबल है, और बल रेखाएं अगर आपको घनी नहीं है, आपको दूर दूर हैं, इसके मतलब क्षेत्र क्या है आपका दुर्बल है। अगर ये बल रेखाएं समानांतर है तो उसके मतलब क्षेत्र एक समान है, और बल रेखाएं असमानांतर है तो वहाँ पर क्षेत्र जो होता है असमान होता है। इस प्रकार अगर समविभव पृष्ठ लिया जाए तो समविभव पृष्ठ पर बल रेखाएं जो होती है सदा उस पृष्ठ के लंबवत होगी, क्योंकि समविभव पृष्ठ पर क्षेत्र जो होता है इन आपको हमेशा उसके लंबवत होता है। इसलिए समविभव पृष्ठ पर याद रखना होगा कि कोई भी प्लेट होगी तो उससे बल रेखाएं हमेशा लंबवत तल में गुजरने का प्रयास। किसी बिंदु पर एकांक उसके चारों ओर एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या ही उस बिंदु के वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। और ये बल रेखाएं अगर समानांतर है तो वैद्युत क्षेत्र एक समान माना जाता है। अगर आपको इन बल रेखाओं की आपका समानांतर तो हैं, परंतु आपको किन्हीं बल रेखाओं के बीच की दूरी आपको अधिक है और किन बल रेखाओं के बीच की दूरी आपको अधिक नहीं है, इसके मतलब परिमाण उसका नियत नहीं रहता है। अगर दिशा उसके बाद अगर वक्र आपका समानांतर है लेकिन ऐसे करके वक्रवत है तो दूरी तो बराबर है, इसके मतलब उसकी दिशा समान नहीं रहती है। और अगर ऐसे करके दे दिया जाए इसके मतलब क्या है, उसकी परिमाण और दिशा दोनों ही नियत नहीं रहेगी। अब किसी दो आपको बराबर और विपरीत क्षेत्र जहाँ शून्य हो जाते हैं का परिणामी शून्य होता है वहीं पर आपका उदासीन बिंदु होता है। तो अगर Q1 और Q2 आवेश हैं और Q1 और Q2 आवेश के बीच आपको उदासीन बिंदु ज्ञात करनी है तो ध्यान रखिएगा कि Q1 अगर Q1 से एक दोनों के बीच की दूरी r है और Q1 से एक दूरी पर उदासीन बिंदु प्राप्त हो रहा है तो Q1 बटे Q2 बराबर x² बटा में r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसलिए x बटा r माइनस एक्स बराबर √Q1 बटा में Q2, यानी आवेशों के अनुपात के वर्गमूल के रूप में ही उनके बीच क्या होगा आपका उदासीन बिंदु ऐसे करके ज्ञात कर सकते हैं। और विपरीत प्रकार के अगर आवेश होंगे तब तो वो बाहर दोनों आवेशों के बीच में नहीं बल्कि उनके बाहर उदासीन बिंदु प्राप्त होगा। और ये भी ध्यान रखना होगा कि छोटे आवेश के समीप आपको बाहर वो प्राप्त होगा, जो आवेश भी छोटा होगा उस साइड में प्राप्त होगा। और अब छोटे आवेश से अगर आपको x दूरी पर वो बिंदु अगर विपरीत प्रकार के आवेश से प्राप्त होता है तो उस स्थिति में आपको यहाँ r प्लस एक्स ऐसे करके रेशियो के अनुपात में वो आपका
उस सिर से आपको प्राप्त हो जाएगा उदासीन बिंदु। तो ऐसे करके उदासीन बिंदु की गणना कर ली जाती है। तो ये रहा आपका 22 बल रेखाओं